हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्पाइनल कार्ड इंजरी है क्या। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सवाल पूछते हैं कि मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये दिक्कत है, मुझे कहाँ ट्रीटमेंट लेना चाहिए, मैं ठीक हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। तो मुझे लगा कि इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाने की ज़रूरत है। जब तक आप अपनी इंजरी के बारे में, अपनी प्रॉब्लम के बारे में समझते नहीं हैं, तब तक आपको उसका सॉल्यूशन ढूँढने में बहुत ही दिक्कत होगी। तो और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि रिकवरी कब आएगी या नहीं आएगी, वो उस इंजरी पे डिपेंड करती है। इंजरी अलग-अलग टाइप्स की होती है और इस चीज़ की कोई भी श्योरिटी नहीं दे सकता है, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई भी आदमी हो, क्योंकि हम लोग ऊपर वाले से बढ़ के नहीं हो सकते। हमारा काम होता है मेहनत करना, जो कि आप सब लोगों को करने के लिए भी बोलते हैं। सफलता कब मिलेगी, नहीं मिलेगी, कैसे क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक भेजें जो लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जिससे उनको मदद मिले और एक दूसरे के साथ में मिलकर हम एक दूसरे की मदद कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्पाइनल कार्ड इंजरी एक्चुअल में है क्या। देखिए, स्पाइनल कार्ड का तो सीधा नाम जैसे आप सुन रहे हैं इस तरीके से है, जो कि बोन होती है, ह्यूमन बोन, जो हम सब लोगों के अंदर होती है। विदाउट बोन आई थिंक कोई भी जीव धरती पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बैकबोन अपना एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग होता है और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको कोई दूसरा पार्ट रिप्लेस नहीं कर सकता। और अभी तक उसका ऑपरेशन भी 100% सक्सेस हो, ऐसा भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, या कोई दूसरा ट्रीटमेंट हो, फिजियोथेरेपी ऐसा कुछ हो, वो भी नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले बात करते हैं कि स्पाइनल कार्ड इंजरी के बारे में। तो इसमें एक नाम है स्पाइनल कार्ड इंजरी, या वहाँ पर इंजरी हुई है, रीढ़ में चोट लगी है, ये सब नाम है। लेकिन वो अलग अलग तरीके से या अलग अलग जगह पर भी हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों, उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि जो रीढ़ के गुटके, उनको गुटका, मनका या वर्टिब्रा ऐसे बोलते हैं। हर लोग अपनी अपनी भाषा में अलग अलग बोलते हैं। तो वो आई थिंक 24 होते हैं, 12 जोड़ी। शायद जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन लोगों को पता होगा। तो उसको 7 हिस्सों में यहाँ से बांटा जाता है। यहाँ से शुरू होता है, जो अपना ये सर के पीछे से रीढ़ शुरू होती है और नीचे तक होती है, सब लोगों को पता होता है। तो यहाँ से डॉक्टर को समझने में या पेशेंट को समझने में आसानी हो, तो यहाँ से उनको 7 भाग में बांटा जाता है, जिनको सर्वाइकल बोलते हैं। तो अगर यहाँ से कोई दिक्कत है, जैसे कि आप बोलेंगे या डॉक्टर समझेगा कि हाँ सर्वाइकल में दिक्कत है, तो उसका मतलब है यहाँ पर 7 मनके या गुटके जो गुड़िया होती हैं वो सर्वाइकल की होती हैं। उसके बाद में थोराइसिस होता है, उसको डी सीरीज का भी बोलते हैं। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक होते हैं 12। तो वो 12 सेक्शन उनके वहाँ पर होते हैं। उसके नीचे एल सीरीज के होते हैं, L1 L2 ऐसे करके L5 तक। फिर लास्ट में जिसको टेल बोन बोलते हैं, उसको सेक्रम बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऐसे करके जो है सारी रीढ़ की अलग अलग अवस्था होती हैं, और हर एरिया एक स्पेसिफिक पार्ट को मूवमेंट के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसके एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होता है। तो जो भी हमारा ब्रेन से और पैरों का या पूरी बॉडी का कांटेक्ट होता है एक दूसरे को इंटीग्रेटेड, उसको एक्टिव रखने का, उन सब चीज़ों को मिला के चलाने का काम बोन करती है। ऐसी कंडीशन में मान लीजिए किसी को सर्वाइकल हो गया है, वो चाहे ऊंचा तकिया लगाने से या किसी दूसरे तरीके से हो, तो उसको हाथों में दिक्कत होती है, यहाँ गर्दन में दिक्कत होती है, या मान लीजिए कि सर्वाइकल में इंजरी हुई है, कोई हार्ट ज़्यादा कठिन प्रॉब्लम ज़्यादा हुआ है, तो उसकी वजह से इस पोर्शन से नीचे का पार्ट जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, उसमें कोई सेंस नहीं रहता है, हाथ काम नहीं करते हैं, पैर काम नहीं करते, ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। उसके बाद में जब थोराइसिस की बात आती है, डी सीरीज की, D1 D2 D3 4 5 6 7 8 ऐसे करके D12 तक, तो वहाँ पर यहाँ से पेट के हिस्से में भी दिक्कत होती है और पैरों के हिस्से में भी दिक्कत होती है। उन लोगों को हाथों में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसके नीचे प्रॉब्लम इंजरी हुई होती है। ऐसे करके एल सीरीज के जो लोग हैं उनको भी थोड़ा लोअर बॉडी में दिक्कत आती है। जैसे हमारा D12 L1 है, तो वहाँ पर आपको यूरिन का सिस्टम जो है ये उससे इफेक्ट होता है, इसको कंट्रोल नहीं रहता है, फीलिंग नहीं होती है, और पैरों में दिक्कत होती है, जैसे कि सुन्नपन होना और फुट ड्रॉप होना, ये जो समस्याएं हैं ऐसा देखने को मिलता है। तो ये हो गया। उसके बाद में ये किस वजह से होता है, तो चाहे किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, या जैसे मैंने बताया कि सर्वाइकल किसी अलग अलग तरीके से भी हो जाता है, बोन टीबी हो जाए, या ऐसे कुछ और चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ों की वजह से ऐसा होता है। तो ये हो गया कि स्पाइनल कार्ड के बारे में जो हमने थोड़ा डीप बात की। अब बात करते हैं कि स्पाइनल कार्ड में क्या क्या प्रॉब्लम रहती है। तो इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, इसी से रिलेटेड एक और काम है जिसको बोलते हैं पैरालिसिस। तो पैरालिसिस में क्या होता है,
वो ऐसे जनरली बंदा ठीक ठाक है, उसको पैरालिसिस हो गया, वो कैसे होता है, क्यों होता है, तो इसके बारे में तो डॉक्टर लोग ही बोल सकते हैं जो जिसको इसके बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं जोड़ना चाहूँगा क्योंकि ये भी सेम इसी से रिलेटेड चीज़ होती है। फिजियोथेरेपी, ट्रीटमेंट, इन सब चीज़ों की वजह से ही उसमें रिकवरी लाई जाती है, जो भी सुधार होता है। और उसका अक्सर जो ज़्यादा परसेंट केस मैंने देखा है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कि वो लेफ़्ट पार्ट या राइट पार्ट, एक बॉडी में सीधे सीधे जब आप खड़े होंगे तो आप देखेंगे कि किसी एक पार्ट में वो अटैक उसका होता है, उसके लक्षण दिखाई देते हैं। उसमें एक तरफ का आपका नाक, कान, आँख ऐसे करके जाएगा या इस तरफ का जाएगा, ठीक है। और सेम इसी की तरीके से उल्टा होता है जो स्पाइनल कार्ड इंजरी में। मान लीजिए स्पाइनल कार्ड इंजरी यहाँ से डी सीरीज के आसपास हुआ होगा अगर बंदे को, तो उसके नीचे का पार्ट पूरा इनएक्टिव हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। और अपर बॉडी जो है वो वैसे ही काम कर रही है, वो वैसे ही ठीक है, वो इंजर्ड नहीं है, इस वजह से वो काम करती रहती है। हालांकि इफेक्टेड हो सकता है, बंदा कमज़ोर होगा तो ऊपर के पार्ट भी कमज़ोर होंगे, ज़्यादा दिनों तक एक्टिव नहीं रहेगा, तो वो सब लक्षण उस पर आ सकते हैं उसके कुछ। लेकिन इसमें क्या होता है कि स्पाइनल कार्ड इंजरी में अपर और लोअर इस तरीके से जाता है, और पैरालिसिस में इस तरीके से जाता है, या तो इधर का जाएगा या इधर का जाएगा। इसमें भी बहुत सारे और लक्षण होते हैं, किसी की इंजरी किस टाइप की है, उसका बॉडी किस टाइप का है, हर आदमी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। कोई कम चोट है, कोई अच्छी तरीके से रिकवर कर रहा है, कोई यंग एज में है, कोई ओल्ड एज में है, ऐसे करके उसमें भी क्वाड्रिप्लीजिया भी होता है। ये भी याद आ गया कि आपने देखा होगा कि इसको शरीर को 4 हिस्सों में बांटे। क्वार्टर आपको पता होगा, क्वार्टर जो है उसको क्वाड कोर या ऑक्टा कोर ऐसे प्रोसेसर वगैरह में होता है, तो 4 हिस्सों में बांटते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि ये हाथ जा सकता है, या ये हाथ जा सकता है, या ये पैर जा सकता है, ये पैर जा सकता है। इस तरीके से बॉडी को 4 हिस्सों में डिवाइड करके भी देखते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि रीढ़ है एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और वो कहीं से भी अगर दिक्कत हुई है या कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो कहीं जिस एरिया का वहाँ से, क्योंकि सारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो होता है, जो नसें होती हैं, वो ब्रेन पूरी बॉडी को मॉनिटर करता है, और उसी से पूरी बॉडी में ब्रेन्स की जो नसें होती हैं वो फैली हुई होती हैं, और उसकी वजह से अलग अलग पार्ट जो भी इफेक्टेड होता है, जो भी इंजर्ड होता है या जो दिक्कत होती है, उस पर उसका असर दिखाई देता है। तो ये हो गया इसके बारे में। और बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो आप सब लोग इतनी सारी हम वीडियोज़ बनाते हैं, देखते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज की वीडियो बनाई हुई हैं, ट्रीटमेंट की वीडियो बनाई हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए ऑपरेशन करा सकते हैं, फिजियोथेरेपी है, ऑपरेशन कराने की स्थिति नहीं है तो ऑपरेशन नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं होता, मेरा भी नहीं हुआ है। और कहीं कहीं पर फिजियोथेरेपी की व्यवस्था है, कहीं कहीं पर नहीं है। मैंने फिजियोथेरेपी भी हमारे पास नहीं थी, लगभग 12-13 साल हो गया है। और मेडिसिन भी होती हैं, वो अपना अलग काम करती हैं। ऑयल मसाज का है, किसी का कुछ है, किसी को ऑयल मसाज डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते हैं। मान लीजिए नीचे प्लेट लगी हुई है, कुछ दिक्कत है, तो इसको पूरी तरीके से गाइडेंस में रख के इस पर ट्रीटमेंट किया जाता है। और जो ज़्यादा इफेक्टेड हो, मान लीजिए आप मतलब जो ज़्यादा यूजफुल हो या जो अच्छा रिजल्ट दे, वही ट्रीटमेंट करना चाहिए। जैसे एक्सरसाइज ज़रूर बोलते हैं, जो भी अच्छे डॉक्टर हैं, जो मतलब लगभग सबको पता ही होता है। फिजियोथेरेपी करवानी पड़ती है, जो पार्ट एक्टिव नहीं होते हैं, और उनको फिर से एक्टिव करने के लिए मेडिसिन्स भी साथ में चलती हैं। ऑपरेशन हुआ है तो भी ठीक है, नहीं हुआ है तो भी ठीक है। बहुत सारे लोगों को ऑपरेशन होने के बाद भी रिकवरी नहीं आती है, बहुत सारे लोगों को माइनर इंजरी है तो विदाउट ऑपरेशन के ही रिकवरी आ जाती है। या बहुत सारे लोगों को मान लीजिए यूरिन का, बावल का फीलिंग है, चल नहीं पा रहे हैं, या कुछ लोग हैं चल रहे हैं, ये सब दिक्कतें हैं जो कि उसका रिकवरी नहीं है। तो ऐसे करके ये सब काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स मैटर है। इसको इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करता हूँ अपनी वीडियोज़ के थ्रू, और इस वीडियो को बनाने का भी यही मकसद है कि जब आप अपनी प्रॉब्लम को समझेंगे, उसकी जड़ तक जाएंगे, उसका एक रास्ता खोजेंगे कि इसको हम किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं, और किस तरीके से आसानी होगी हमको ठीक करने में, या क्या हमारे लिए सही रहेगा, तभी आप इस चीज़ से निजात पाएंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि 100% हम ठीक ही हो जाएं, हम अपने आप को मोटिवेट रखें। इसमें एक हिम्मतवर और ज़िंदा दिमाग वाले का काम होता है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है इसको हैंडल कर पाना। क्योंकि मैं इतने टाइम से ये सब देख रहा हूँ, काफ़ी बार डिमोटिवेट होता हूँ, फिर अपने आप को मोटिवेट करता हूँ, फिर उठ खड़ा होता हूँ, तो ये सब चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि जो मैंने बताया वो आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आप उसको यूज कर पाएंगे, और उसको यूज करके अपने आप को रिकवर करने में या अपने आप को मोटिवेट करने में जो भी है, इन सब चीज़ों में हेल्प मिलेगी। और ऐसे ही कंटिन्यू हमारी वीडियो जाती रहेंगी। अब अगली वीडियोज़ में मैं ये भी बताऊंगा कि सर्वाइकल के लोगों को अपर बॉडी के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, लोअर बॉडी के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। हालांकि इसके लिए मैंने पहले भी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। स्पाइनल कार्ड इंजरी क्या है,
और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और ऑपरेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें।